नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में खतरे और समस्याएं दस्तक देकर नहीं आते, लेकिन यदि उनके लिए पहले से तैयारी की जाए तो उनका प्रभाव भी कम होता है और उनसे होने वाला नुकसान भी। स्ट्रोक, जिसे आमतौर पर ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आवश्यकता होती है व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता मिलने की। यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है, बल्कि स्ट्रोक से होने वाली जो जटिलताएं हैं और उसका जो दुष्प्रभाव है उसे भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से जानेंगे कि स्ट्रोक दरअसल क्या स्थिति है, कौन से कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं, यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक की अवस्था हो रही है ऐसे में क्या करना है, किस तरह से उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना है, इलाज के क्या विकल्प हैं और साथ ही वो कारक जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं जिन पर ध्यान देकर या उन्हें मॉडिफाई करके स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सकता है। इस तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर रोहित भाटिया, Professor Neurology, All India Institute of Medical Sciences, specialized in acute stroke care and neuroimmunology, experience 20 years, stroke fellowship at Calgary Stroke Program, University of Calgary, Canada. He has conducted more than 50 investigations, initiated research projects as principal investigator with national and international colleagues. He is currently National Principal Investigator for 2 acute stroke trials by ICMR and a stroke implementation study. To improve stroke care in 22 medical colleges across the country, National Principal Investigator of Indian Multiple Sclerosis and Other Disorders, published more than 350 papers in reputed national and international journals. He has been president and executive member of Indian Stroke Association and part of National Stroke Guidelines under Ministry of Health and Family Welfare. He has been honored with Quality Improvement Care Award for Stroke from American Academy of Neurology. बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित भाटिया। आज के डिस्कशन में न्यूरोसर्जरी कितनी उपयोगी हो सकती है और कौन से स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए आवश्यक होती है, ये बताने के लिए उपस्थित है डॉक्टर के.बी. शंकर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, experience of over 20 years, and main expertise and areas of interest are onconeurosurgery, vascular surgery, neurospine and neurointervention. He has been trained in advances in spine care, Medtronic Spinal Surgery Procedure Training Center, Fundamentals of Spine Surgery, Cadaver Workshop of Brachial Plexus Surgery, AIMS, and many more. बहुत स्वागत है डॉक्टर शंकर आपका। डॉक्टर शंकर is a member of Delhi Indian Medical Council of India, Neurotrauma Society of India, and many reputed associations and organizations. आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस रोगी के लिए जिसे स्ट्रोक की अवस्था होती है। न्यूरोसर्जरी फिजियोथेरेपी कब आवश्यक है, क्या इसका रोल सिर्फ सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद आता है, और इससे जुड़ी तमाम बातों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड इन चार्ज न्यूरो फिजियोथेरेपी यूनिट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रेसिडेंट Physiotherapist Forum of AIMS, 26 years of clinical, academic and research experience management. He is expert in ICU management, stroke and movement disorders specialization, and he has been part of many publications, developed national physiotherapy guidelines for stroke management published by Ministry of Health and Family Welfare. He's been honored with C.P. Nair Oration, Golden Jubilee Award, यंग साइंटिस्ट अवार्ड एंड एम्स फिजियो रत्न। बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका भी। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कहा जाता है कि हर एक मिनट, हर एक क्षण, हर एक पल कीमती है। ऐसे में छोटी छोटी गलतियां अगर ना की जाए तो जो स्ट्रोक के जटिलताएं हैं, उसका दुष्प्रभाव है, उसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को भी बचाया जा सकता है। किस तरह से होगा ये सब बताएंगे विशेषज्ञ। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और ये समझते हैं कि दरअसल स्ट्रोक किस तरह से प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति को
और वो कौन से कारक हैं जिनसे बढ़ सकती है स्ट्रोक होने की संभावना। मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि मस्तिष्क में समस्या हो तो क्रियाएं ठीक से नहीं होती। स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और रक्त वाहिका से निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग में रक्त नहीं मिलता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और वो भाग अक्षम हो जाता है। इस स्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा मस्तिष्क के उस भाग में मृत हुई कोशिकाओं के कारण होता है जो प्रभावित भाग को संचालित करती है, जिसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है। उसके बोलने की क्षमता, गति, याददाश्त और शरीर द्वारा की जाने वाली कई क्रियाएं प्रभावित हो सकती है। स्ट्रोक के बाद का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के ठीक होने यानी रिकवरी की दर अलग होती है। सही इलाज से स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है। स्ट्रोक के समय आवश्यक है कि जल्द से जल्द इलाज मिले। सही इलाज और फिजियोथेरेपी की सहायता से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते स्ट्रोक की पहचान हो जाए और समय पर रोगी को इलाज मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक उन जटिल स्थितियों में से है जिसमें व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि ऐसे में करना क्या है। जितनी देर होती है इलाज में, खतरा उतना ही बढ़ जाता है रोगी के जीवन के लिए। ऐसे में किस तरह से तैयारी की जा सकती है इस मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की, और क्या इसके खतरे को कम भी किया जा सकता है, कैसे, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय से जुड़े कोई सवाल अगर आपके हैं या फिर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, और नंबर है 23097648 और 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दरअसल स्ट्रोक जैसे खतरे से कैसे निपटा जाए और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर रोहित भाटिया आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो स्ट्रोक के जो चैलेंजेस हैं या जटिलताएं हैं और इसके होने की संभावना किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एशियन प्रोविंस के लोग हैं उन्हें इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस होने की संभावना अधिक होती है। कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए? धन्यवाद। एक तो पहले मैं डीडी हेल्थ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज डिस्कशन करी है। आई थिंक स्ट्रोक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी है और इसकी जानकारी होना पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्ट्रोक जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशंस में दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक देखते हैं, मतलब नए स्ट्रोक होने के क्या अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, और एक है कि एक टाइम में कितने लोग स्ट्रोक से प्रभावित हुए हो सकते हैं किसी भी एरिया में। तो अगर हम इंसिडेंस की बात करें कि नए स्ट्रोक्स अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं, तो ये अर्बन पॉपुलेशन में या रूरल पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट नंबर्स हैं, और हमारा जितना भी डेटा है डिफरेंट प्रोविंसेस से इस कंट्री में, अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें तो ये माना जाता है कि इंसिडेंस ऑफ न्यू केसेस कुड बी एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 और 250 पर 100,000। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो एक दिन में ही इस देश में कितने हजार स्ट्रोक होते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू नो। जी, और इसके अंदर एक और बात भी जो कंसर्निंग है डॉक्टर भाटिया, वो ये है कि जब भी किसी को स्ट्रोक होता है तो एक ऐसी समस्या है जिससे आगे वाला जो पूरा जीवन है वो भी प्रभावित होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। डॉक्टर शंकर, कितने इम्पॉर्टेंट रोल आप मानते हैं सर्जरी का, और कौन से वो मामले हैं, कौन सी अवस्थाएं हैं
जिसमें सर्जरी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अगर बात की जाए स्ट्रोक की? देखिए सर्जरी का जो रोल आता है वो मेनली हिमरेजिक स्ट्रोक में आता है, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, और उसमें भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें सर्जिकल हेल्प लिया जा सकता है। अब उसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीड वाले आते हैं पेशेंट्स, यानी जो हेड इंजरी के बाद जिसके कारण एक कंडीशन होता है सबएरेक्नॉइड हिमरेज, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं। दूसरा आता है एन्यूरिज्मल ब्लीड, रक्त की नली में एक गुब्बारा बन जाता है ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, और फिर आता है आर्टेरियोवीनस मैल्फॉर्मेशन। तो ये अगर मैं बताऊं तो ये 3 ऐसे बड़े साइजेबल कॉसेस होते हैं हिमरेजिक स्ट्रोक के, जिसमें सर्जरी का रोल आता है। और एक चीज़ आपको ये समझना होगा कि स्ट्रोक में टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ठीक है, पेशेंट जितना लेट आएगा आउटकम उतना खराब होगा उसके लिए, और सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, डॉक्टर हर जगह नहीं मिलेंगे, तो एक छोटा सा निमोनिक मैं बताना चाहूँगा, बी फास्ट, बैलेंस, आइस यानी आंखें, ठीक है, फेस, आर्म्स, देन स्पीच, एंड टाइम इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो जनरल पब्लिक को ये समझना है कि आप प्लीज सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, वहाँ डॉक्टर्स फिर अपने इन्वेस्टिगेशन से ये रिकॉग्नाइज करेंगे वेदर ये इश्कमिक स्ट्रोक है या हिमरेजिक स्ट्रोक है, और फिर हिमरेजिक स्ट्रोक में हम डिसाइड करते हैं किन केसेस में सर्जरी का रोल है या नहीं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, सर्जिकल मैनेजमेंट हो, सबसे ख़राब बात स्ट्रोक में ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ होना, और मॉर्बिडिटी यानी उसके बाद ख़राब चीज़ रहना पूरी ज़िंदगी, वो इंक्रीज़ होती है। 35 to 45% ऑफ मॉर्टेलिटी रेट रहती है, और डिपेंडेंसी ऑन फैमिली, जिसमें फैमिली सोसाइटी इफेक्ट होती है, इट्स एज हाई एज 50%। जी, और इसीलिए कहा जाता है बी फास्ट, यानी जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, जितनी जल्दी इलाज मिलेगा, न सिर्फ व्यक्ति के जीवन के लिए बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बेहतर होगा। और इसीलिए आवश्यकता होती है कि जो लक्षण है स्ट्रोक के, उन्हें जल्द पहचाना जाए। डॉक्टर राजीव, किस तरह से समझाना चाहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह की धारणा होती है कि इलाज मिला उसके बाद रोगी ठीक हो जाएगा, इलाज जब समाप्त होगा तभी फिजियोथेरेपी का मतलब समझते हैं एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज उसके बाद करवानी शुरू की। इनिशियली जब किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बात कि उसको तुरंत ही फिजियोथेरेपी इनिशिएट की जाए, जहां पर इलाज में देरी नहीं हो, फिजियोथेरेपी में भी देरी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रोक को हम इस तरह, जैसे अभी डॉक्टर शंकर ने बताया कि इतना कॉमन है, डॉक्टर रोहित ने बताया कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि जितनों को स्ट्रोक होता है उसमें से 1/3 की जनरली डेथ हो जाती है, और 1/3 फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, और 1/3 ऐसे हैं जो परमानेंटली डिसेबल्ड रह जाते हैं। जो ये 1/3 पॉपुलेशन है, जो कि वो भी लाखों में है, उनको बिल्कुल शुरुआत से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। हमारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हर स्ट्रोक पेशेंट को शुरुआती 24 घंटे के अंदर ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। और स्ट्रोक के अंदर जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, एक स्टेज तक वो रिकवर होती हैं, मेडिकल थेरेपी से, सर्जिकल थेरेपी से उनको बचाया जा सकता है, लेकिन जो सेल्स परमानेंट डैमेज हो गई उनको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीट्रेन किया जाता है, न्यूरो रिस्टोरेशन किया जाता है, और इसके लिए एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर जितना ज़्यादा एक व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा, रिपीटेशंस जितनी ज़्यादा करेगा, उतना ज़्यादा वो लर्न करेगा। उसके अलावा जो पार्ट को यूज़ नहीं करता है वीकनेस की वजह से, उसको हम कहते हैं लर्नड नॉन यूज़, मतलब वो उस पार्ट को यूज़ ना करना सीख जाता है, और अल्टीमेटली वो पार्ट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस में स्टिफनेस, टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप कर लेता है, और वो धीरे धीरे पार्ट जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो
जितना जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट उनको असेस करेंगे, उनको बताएंगे कि इस पार्ट को यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, उतनी ही रिकवरी के चांस अच्छे होंगे। जी, क्योंकि यूज़ इट और लूज इट वाली स्थिति रहती है। डॉक्टर रोहित भाटिया, आजकल वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यंग स्ट्रोक्स भी काफ़ी देखे जा रहे हैं। कितना गंभीर प्रभाव रहता है, क्योंकि ये वो हैं जो अपने पूरे परिवार के लिए ब्रेड अर्नर्स होते हैं, या बच्चे बहुत छोटे हैं, पूरा परिवार इसमें सफ़र करता है। एक तो कितनी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, और क्या आपको लगता है कि हमारी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव आए हैं, या कौन से वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो ख़तरे को कम किया जा सकता है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज आप कोई भी डेटा इंडिया से लेंगे और उसको वेस्ट से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल डेटा में हमारे जो स्ट्रोक पेशेंट्स हैं दे आर एनीवे यंगर, दे आर इन द मिड 50s और लेट 50s कंपेयर टू अ वेस्टर्न डेटा जहाँ पर दे विल बी इन द लेट 60s और 70s और 80s. तो इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन, वी आर गेटिंग स्ट्रोक जनरली इन यंगर मिडल एज अडल्ट्स ऑल्सो, विच इज़ अ कंसर्न. हमारे को ये डेफिनेट कंसर्न है. और अगर आप स्ट्रोक इन यंग की बात करेंगे, जो हम लोग जनरली एज 45 या 40 को मानते हैं, उसमें भी स्ट्रोक का प्रेवलेंस और इंसिडेंस हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली राइजिंग. तो अगर आप ओवरऑल डेटा किसी में भी देखेंगे तो बिलो 40 में आपको एटलीस्ट 25 to 30% जो स्ट्रोक का टोटल नंबर है उसमें से 25-30% तो हमारे यंगर बहुत ही यंग पॉपुलेशन है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी को 40-45 ईयर्स में स्ट्रोक हो, हु इज़ एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, जिसकी फैमिली है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, हु इज़ मैरिड, हैज़ किड्स, तो आप सोच सकते हैं कि वो डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट सो मच. तो हम यही कहते हैं कि स्ट्रोक डजंट अफेक्ट एन इंडिविजुअल, इट एक्चुअली अफेक्ट्स द होल फैमिली, बिकॉज फैमिली भी लग जाती है उनकी रिकवरी में और बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं. तो अगर हम टोटल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, और मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक इसको सुने, कि वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो इस्कीमिक स्ट्रोक भी करता है और हेमरेजिक स्ट्रोक तो करता ही है. दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड शुगर, डायबिटीज. तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग. फोर्थ रिस्क फैक्टर इज ओवरवेट, ओबेसिटी. फिफ्थ इज ऑफ कोर्स आपकी पुअर लाइफस्टाइल है, आपको कोई एडिक्शंस और हैं, या फिर किसी कारण से आपको कोई और मेडिकल इलनेस है. एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है अगर किसी को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है और वो कई बार अनरिकग्नाइज चले जाता है, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में, उसमें एक रिदम का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल नहीं होता और हार्ट के अंदर चैम्बर्स जो होते हैं जिसमें ब्लड रहता है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है. बट अगर आप लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो ये हमें आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, हमारी एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन हुई है लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स में. तो अभी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में बहुत चीज़ें हैं. हाइपरटेंशन है पॉपुलेशन में, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग एंड डायबिटीज़ हैव ऑल्सो इंक्रीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको पता है कि हमें एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर है, खासकर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हम ओवरवेट हैं, तो हमें उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है. आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपको ये सब क्रॉनिक डिजीजेस होने का रिस्क है. फॉर एग्जांपल स्ट्रोक पे हम आज बात कर रहे हैं, बट हार्ट अटैक भी एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है. दोनों के रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओवरवेट, एज. अब कुछ मॉडिफाइबल है, आपने बात किया मॉडिफाइबल में ऑब्वियसली हाइपरटेंशन है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ट्रीटमेंट से. हम अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी एडिक्शन स्टॉप कर सकते हैं लाइक स्मोकिंग, हम अपनी ओवरवेट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक को जानना, बिकॉज हम इन चीज़ों को बहुत जनरल मानते हैं और इग्नोर करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमें नहीं करना है टू प्रिवेंट अ स्ट्रोक टू हैपन. और अगर आपको स्ट्रोक है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स और एग्रेसिवली कंट्रोल करने हैं ताकि नेक्स्ट स्ट्रोक नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रोक होने का रिस्क भी 5 to 10% रहेगा ही एनुअली. जी, इसलिए आवश्यक है कि अपनी सेहत को लेकर, स्ट्रोक के लक्षणों को लेकर, और सबसे बड़ी बात हमारी जीवन शैली कैसी है इसे लेकर सतर्क रहें, जागें, और इस बात का इंतजार ना करें कि समस्या होगी तो उसके बाद ही समाधान ढूंढना शुरू करेंगे. फिलहाल एक कॉलर है, प्रश्न पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से. सूरज है फोन लाइन पर. सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. हेलो जी सूरज जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या कनेक्शन है? अगर ये कनेक्टेड है तो डिफरेंट स्टेट किस तरह से, मतलब जी। क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? जी, इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर रोहित भाटिया। हार्ट अटैक एंड ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक किस तरह से कनेक्टेड हैं या क्या समानताएं बताना चाहेंगे? तो हार्ट और ब्रेन, हार्ट से जो नलियाँ उत्पन्न होती हैं वही ब्रेन और बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो अगर आपके हार्ट में कोई भी डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वॉल्व में प्रॉब्लम है या आपके हार्ट का मसल वीक है किसी कारण से, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, या आपके हार्ट का जो रिदम है जिसको हम लोग नॉर्मल पल्स बोलते हैं और वो रिदम होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो जब हार्ट फंक्शन नहीं करता तो उसमें जो चैम्बर्स हैं उसमें से जो ब्लड है वो पूरी तरह से कंप्लीटली इजेक्ट नहीं होता, या वो ब्लड कलेक्ट होने की वजह से उसमें क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है और वो क्लॉट किसी दिन वहाँ से टूटकर आपकी वही नली जो आपके ब्रेन को सप्लाई करती है उसमें चला जाता है। तो हार्ट और ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और माना जाता है कि एटलीस्ट 20 to 25% जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें एक प्रमुख कारण आपका हार्ट होता है। तो इसी स्ट्रोक्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक्स। मतलब एम्बोलिक मतलब किसी जगह से क्लॉट बनकर ऊपर चले जाना, ब्रेन की नली को ब्लॉक कर देना। सो कार्डियो एम्बोलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फॉर हैविंग अ इस्कीमिक स्ट्रोक। इसीलिए हम लोग हार्ट का जो ट्रीटमेंट है अगर करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन देते हैं या स्ट्रॉन्गर डिफरेंट ब्लड थिनर जिनको एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं वो देते हैं, तो वो ये क्लॉट के फॉर्मेशन को कम करता है या रोकता है ताकि आपको स्ट्रोक ना हो। दूसरा, कई बार ये कारण होता है कि आपको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, और उस टाइम आपके हार्ट का मसल एकदम डैमेज हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो जो मसल है या मसल का टिश्यू है या मसल जो हमारी कैविटी है उसमें एक्यूट क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है, जिसमें पैरेलल आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। आपको हार्ट अटैक हुआ, कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद आपको स्ट्रोक हो गया। सो दैट इज रिलेटेड टू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो हार्ट और ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसीलिए किसी भी स्ट्रोक पेशेंट में जब हम पूरा इवैल्यूएशन करते हैं कि आपको स्ट्रोक क्यों हुआ, उसमें हार्ट का डिटेल जाना बहुत आवश्यक रहता है। जी, और एक सामान्य बात यह भी है कि जो कारक हमारे हृदय के लिए खतरा है, यानी अगर आप मोटे हैं, आपका वजन अधिक है, आप धूम्रपान करते हैं, वसायुक्त आहार का सेवन करते हैं या व्यायाम नहीं करते, ये सभी कारक स्ट्रोक के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है जीवन शैली में सबसे पहले बदलाव किया जाए। डॉक्टर जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो सर ने कहा जस्ट उसके आगे, ये जो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ये सोसाइटी को समझना है साइलेंट किलर्स है। इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। अगर किसी को ब्लड प्रेशर डॉक्टर डायग्नोज करता है या डायबिटीज डायग्नोज करता है तो इसको एक नॉर्मल डिसीज की तरह लेके कुछ दिन दवाई लेके छोड़ दी जाती है। और ये साइलेंट किलर्स के लिए 4 एंड ऑर्गन्स होते हैं जो डैमेज होते हैं। एक है ब्रेन जिससे स्ट्रोक होता है, हार्ट से हार्ट अटैक होता है, किडनी से रीनल फेलियर होता है और आइस में ब्लाइंडनेस और रेटिनोपैथी होती है। तो जनरल सोसाइटी को ये समझना है कि इन 2 बीमारियों को थोड़ा सीरियसली ले, एग्रेसिवली ट्रीट करे एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जी, और क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप में कोई लक्षण नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति गंभीर नहीं है। क्योंकि जो घाव नजर नहीं आते अक्सर उनका प्रभाव अधिक गहरा होता है। ठीक उसी तरह जिस बीमारी में लक्षण नहीं है, ऐसा मत मानिए कि उसका दुष्प्रभाव नहीं हो रहा। आवश्यकता है सतर्क रहने की और ये जानने की कि किस तरह से स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है, ये भी बताएंगे विशेषज्ञ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। फिर दबता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक के विषय में हम बात कर रहे हैं और जैसा विशेषज्ञ ने बताया है कि स्ट्रोक की अवस्था में हर एक क्षण कीमती है, क्योंकि कहा जाता है लाइफ इज इम्पॉर्टेंट बट टाइम इज ब्रेन, टाइम इज लाइफ। इसलिए स्ट्रोक के मामले में जितनी जल्दी इलाज मिले उतना ही बेहतर है। डॉक्टर राजीव, किस तरह से समझाना चाहेंगे भूमिका फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं और रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं? किसी व्यक्ति को जब स्ट्रोक की अवस्था होती है, अलग अलग रोगियों में इसका प्रभाव क्योंकि अलग होता है, फोकस क्या रहता है जब एक पेशेंट को रिहैब के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए लाया जाता है? तो जो मेन फोकस है या उद्देश्य है वो किस तरह की समस्याओं को डील करने का है और लाइन ऑफ एक्शन आप लोग क्या रखते हैं? एक स्ट्रोक पेशेंट को हम अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे स्ट्रोक की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। कुछ पेशेंट है जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं जी। दूसरे पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक चल पाते हैं, केवल थोड़ा बहुत उनको बैलेंस की प्रॉब्लम है या हाथ पैरों को यूज़ करने की प्रॉब्लम है। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ी है स्ट्रोक पेशेंट्स में। तो जिस भी तरह का पेशेंट है तो उसमें असेसमेंट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इस पेशेंट की बेसिक अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो हमारे वार्ड्स में है, आईसीयू में है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हैं, तो हमारे लिए उसको जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है उसको अवॉइड करना प्रायोरिटी होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर से एसोसिएटेड जो निमोनिया है वो कॉमन है। उसके अलावा इनको बेड सोर होने का काफ़ी चांस होता है। कुछ पेशेंट जो ओबीज़ हैं और बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बेड सोर का चांस है। एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पैरों में की नलियों में खून का थक्का जम जाता है, तो उसको बचाना भी एक हमारा टारगेट होता है। इसके अलावा जो हाथ और पैरों के अंदर है वो स्टिफनेस आना, जिसको हम टाइटनेस बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, उनको प्रिवेंट करना फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज, ये इम्पोर्टेंट होता है जी। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं कि इनिशियल जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब हमारी लाइन ऑफ मैनेजमेंट एक अलग होती है। उसके बाद जब पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होके जाता है तो उसको ओपीडी बेसिस पे या जो भी नियर बाई सेंटर्स हैं वहाँ पे रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। क्योंकि शुरू के जो 6 महीने हैं उसको बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है कि उस समय ब्रेन की रिकवरी सबसे ज़्यादा होने की चांस होते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो कि अक्सर लोग इसको मान के बैठ जाते हैं कि 6 महीने के बाद अगर रिकवरी नहीं हुई तो अब नहीं होगी। ऐसा नहीं है। रिकवरी तो ताउम्र आएगी। जब भी हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक न्यूरल प्लास्टिसिटी, एक हमारी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि आप ब्रेन को जब जो सिखाना चाहेंगे वो सीख सकता है। हो सकता है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन रिकवरी तो हर स्टेज पे आएगी जी। तो जो पेशेंट्स घर पे चले जाते हैं उसके बाद उन लोगों को रेगुलर फिजियोथेरेपी जो भी क्लिनिक्स बेसिस पे या सेंटर बेसिस पे स्टार्ट की जाती है। जी। स्ट्रोक से जुड़ी ऐसी कई धारणाएं हैं जो बाधक बनती है न सिर्फ उपचार में बल्कि रोगी की रिकवरी में, क्योंकि हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि इस स्थिति के बाद अब आगे और कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी ही सोच जान लेते हैं विशेषज्ञों से और ये समझ लेते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात डॉक्टर रोहित भाटिया आपसे, बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्ट्रोक और सीजर्स या दौरे एक ही अवस्था होती है, क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है। स्ट्रोक बिल्कुल एक अलग डायग्नोसिस है और सीजर डिसऑर्डर बिल्कुल एक अलग डायग्नोसिस है। ये ज़रूर हो सकता है कि स्ट्रोक होने के बाद जब ब्रेन डैमेज होता है तो उससे कारण से भी सीजर हो सकता है, बट सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी एक अलग बीमारी है और स्ट्रोक एज अ बीमारी बिल्कुल अलग है। तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है जी। और हर दौरा जो है वो एपिलेप्सी या मिर्गी नहीं होता, ये बात भी सच है। डॉक्टर शंकर, बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि स्ट्रोक के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मामले हैं, उसमें तुरंत सर्जरी की जानी चाहिए। कितना सही है ये? जैसे मैंने पहले भी बताया, देखिए वैसे तो एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है, बट मोर इम्पॉर्टेंट ये सबको समझना है कि जितना जल्दी लक्षण पता चल जाए उतना ही जल्दी डॉक्टर के पास आए, डायग्नोस करवाए और मैनेजमेंट करे।
मैनेजमेंट में ब्रॉडली स्पीकिंग दो मैनेजमेंट होते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट, जो क्लिनिशियन एंड सर्जन डिसाइड करते हैं। तो जैसे ही आपने सिम्टम रिकॉग्नाइज किया, घर में मत बैठे रहिए ये सोच के कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, है अपने को डायग्नोस करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। और जैसे मैं फिर से रिट्रेट करता हूँ, बी फास्ट। राइट। और सर्जरी की आवश्यकता सबको नहीं होगी, इलाज कैसे होगा इसका निर्धारण विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। डॉक्टर राजीव अग्रवाल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आईसीयू में भर्ती बेहोश रोगी जो है स्ट्रोक का, उसे फिजियोथेरेपी करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। हर आईसीयू पेशेंट जो भी स्ट्रोक पेशेंट है, सबको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, उसका बेड सोर प्रिवेंशन, उसका डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन, उसकी जो वीकनेस होने के जो आगे चांसेस हैं उसको रोकने के लिए आईसीयू में जो भर्ती स्ट्रोक पेशेंट है उसको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। जी, तो हमारी सोच को दूर करने की ज़रूरत है और सच्चाई क्या है ये जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे छोटे भ्रम समस्या को बढ़ा सकते हैं, जटिलताओं को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर रोहित भाटिया, हर व्यक्ति में जिसको स्ट्रोक होता है प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर बेहोशी आई है तो शायद ये स्ट्रोक है, कुछ को लगता है कि स्ट्रोक का मतलब है सिर्फ पैरालिसिस या लकवा हो जाना। कितनी वेरिएशन या गंभीरता हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है और प्रभाव क्या हो सकता है अलग अलग रोगियों में? तो स्ट्रोक के कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, जो जैसे डॉक्टर शंकर ने भी बताया। जनरली सबसे कॉमन सिम्टम होता है, या पहले सिम्टम से मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आपने अनकॉन्शियसनेस के बारे में भी पूछा है जी। कि हमारे ब्रेन में एक लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, जो हमारे बड़े लोब्स हैं, ये बहुत बड़ा जो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और फिर एक पीछे एक स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी रेस्पिरेशन, कॉन्शियसनेस, ये सबको कंट्रोल करते हैं। अगर आपको स्ट्रोक ब्रेन स्टेम में होगा, जैसे आपकी एक नली वहाँ पे ब्लॉक हो गई जिससे ये वाले एरियाज में डैमेज हुआ, वो वाले पेशेंट्स अनकॉन्शियसनेस से, ड्राउजीनेस से और डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डैमेज होगा, जो बड़े ब्रेन के मेन लोब्स हैं, उसमें प्रेजेंटेशन जनरली होगा विद डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, माइल्ड वीकनेस और मॉडरेट वीकनेस ऑन वन साइड, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहे हैं कुछ बट उनको पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं, या वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो बोलना चाहते हैं बट उनसे बोला नहीं जा रहा है। तो जनरली एक्यूट स्ट्रोक में अनकॉन्शियसनेस इतना कॉमन नहीं होता। जनरली कॉमन सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, बैलेंस में प्रॉब्लम होना या देखने में परेशानी होना, या ऐसा सिरदर्द होना जो लाइफ में कभी नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया, बी फास्ट, बैलेंस, आइज, फेस, आर्म, स्पीच एंड टी फॉर टाइम। अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं, और हम देखते हैं कि हमारे मेजॉरिटी स्ट्रोक जो है वो बड़े हेमिस्फीयर्स में, हमारी लोब्स में होते हैं, बट 20 से 30% स्ट्रोक्स ब्रेन स्टेम में भी होते हैं, उस टाइम पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ड्राउजीनेस एंड अ कोमाटोज स्टेट ऑल्सो। सो हर एक एरिया का लक्षण डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर आपको कोई भी सडन सिम्टम हो रहा है जो आपको नहीं हुआ है कभी, खासकर बोलने में दिक्कत, खासकर चलने में दिक्कत, बैलेंस में प्रॉब्लम, या आप कुछ कर रहे हैं और आपसे किया नहीं जा रहा, हाथ कमज़ोर हो गया, हाथ बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो आपको ये सिम्टम इग्नोर नहीं करना है और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना ही है पेशेंट को टाइम पे। डॉक्टर रोहित, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लक्षण आए, कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, चाहे फेस पर हो या TIAs की जब हम लोग बात करते हैं, और व्यक्ति को जब वो सिम्टम चला जाता है तो उसको लगता है सब सामान्य हो गया, कि तो डॉक्टर से क्यों मिला जाए। कितना बड़ा संकेत, या ये कहें कि खतरे का आने से पहले दस्तक देकर आ रहा है, तो एक तरह से उन पेशेंट्स को लकी माना जाएगा कि खतरा आ रहा है लेकिन पहले पता चल गया। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और आई थिंक अगर हम इसको पब्लिक को डिसैमिनेट कर लें, और जितने लोग सुन रहे हैं ये ध्यान से सुने कि जो मैडम ने बताया कि थोड़ी देर के लिए सिम्टम हुआ, आप बैठे हैं,
आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, सडनली आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप थुतला रहे हैं, आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लग गए 10 मिनट ठीक होने में, फिर आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो लोग उस टाइम ये समझते हैं अरे थके होंगे, कोई बात नहीं, वैसे ही हो गया होगा। बट ये इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। इसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, इस्कीमिक का मतलब ब्लड सप्लाई कम होना, और अटैक का मतलब सडनली आना और उसका थोड़े समय में चले जाना और ब्रेन और नॉर्मलाइज कर देना पेशेंट को। तो TIA एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके बाद स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत हाई होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी में आता है TIA के साथ, तो हम लोग उसको उतनी सीरियसनेस से ही देखते हैं जैसे एक माइल्ड स्ट्रोक को या स्ट्रोक हो गए पेशेंट को देखते हैं। बिकॉज अब ये अपॉर्चुनिटी है जानने की कि इसको ये सिम्टम क्यों हुआ, ताकि टाइमली इवैल्यूएशन हो, टाइमली पता चले क्यों आपको स्ट्रोक हो रहा है, और टाइमली आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए ताकि आपका स्ट्रोक होने का चांस सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। तो प्लीज़ अपने ये लक्षण, मिनी स्ट्रोक, TIA जिनको हम बोलते हैं, इनको इग्नोर मत करिए और इमीडिएटली डॉक्टर्स से कांटेक्ट करिए ताकि आपका इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो। जी डॉक्टर शंकर, जिन पेशेंट्स को सर्जरी की आवश्यकता है, ऐसे में कितना समय आप जैसे विशेषज्ञों के पास होता है जिसमें पेशेंट्स को सेफ रखा जा सके और सर्जरी प्लान की जा सके, और सर्जरी के लिए विकल्प क्या क्या उपलब्ध हैं? जैसे ही हम ऐसे पेशेंट को एनकाउंटर करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो होता है डायग्नोसिस, जहाँ पे हमें पता करना होता है कि ये हिमरेजिक स्ट्रोक किस कारण हुआ। अगर उसमें सबसे पहले हमें ना वेसल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे ही वेसल आइडेंटिफाई हो जाती है कि जहाँ पे नुक्स है, जैसे किसी एक वेसल में एन्यूरिज्म है, तो पेशेंट और उनके रिलेटिव से हमें बात करके उन्हें रिस्क्स एंड बेनिफिट समझाना होता है, और मींस इम्प्रेस करना होता है कि सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन इज़ द ओनली वे आउट। अगर जितनी देरी आप करेंगे, आपको एक ये समझना है कि जितने भी हिमरेजिक स्ट्रोक होते हैं उनमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वली होती हैं, रीब्लीड और वैसोस्पैज्म। रीब्लीड का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास पेशेंट ब्लीड के साथ आया, मैं जितना देर करता हूँ या पेशेंट जितना लेट आता है, वो फिर से ब्लीड होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं और उसमें कैटास्ट्रोफी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो मैंने वैसोस्पैज्म बताया, एक बार कोई भी वेसल ब्लीड कर जाए किसी भी रीज़न के कारण, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उसके आसपास के वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, जिसको वैसोस्पैज्म कहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें इंक्रीज होती है। और जो मे बी अगर मैंने शुरू में ही सर्जरी की, जो आउटकम मैं दे सकता हूँ पेशेंट को, वो इन दो सीक्वली के बाद जो परसेंटेज ऑफ आउटकम है वो खराब हो जाता है। तो आपके प्रश्न का जो आंसर है वो ये है कि तुरंत हमें रिलेटिव्स एंड पेशेंट से बात करना होता है, उनको इम्प्रेस करना होता है कि सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन जल्दी से जल्दी कराए, और एट द सेम टाइम उनको रिस्क भी बताना होता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क बेनिफिट रेशियो, कि जो भी मैं सर्जरी करूँगा हमेशा मुझे याद रखना है और रिलेटिव्स को याद रखना है, द बेनिफिट शुड आउटवे द रिस्क। जी, तो वो लोग जो डॉक्टर ये कह दें कि सर्जरी की आवश्यकता है तो एक से दूसरे अस्पताल स्विच करने का सोचते हैं, वो ये जान लें कि ऐसी अवस्था में समय नष्ट करना जीवन खोने के समान हो सकता है। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं बस ऐड करूंगा कि जितना आप टाइम लूज करेंगे, दो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। एक तो मॉर्टेलिटी, मीन्स लाइफ को लूज करने का रिस्क, और समझ लीजिए सर्जरी आपने जितना भी टाइम लिया उसके बाद सर्जरी तो करवा ली, लेकिन उसके बाद जो मॉर्बिडिटी होती है, जो डेफिसिट्स होते हैं, वो इंक्रीज होते रहते हैं विद पासिंग टाइम। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले, वेदर इट्स मेडिकल और सर्जिकल, पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर राजीव, एक ईमेल है, सुधा जी हैं, उनका सवाल ये है कि उनके फादर को स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद स्वॉलोइंग और ब्लैडर कंट्रोल, निगलने की भी समस्या आने लगी, वो खो गया। अभी उनको 2 महीने हो चुके हैं स्ट्रोक हुए, 65 ईयर्स इनकी एज थी। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या सिर्फ थेरेपी से कुछ लाभ होने की उम्मीद है?
देखिए, जो स्वेलोइंग की प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया, कुछ पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक और उसके अंदर ये ज़्यादा होता है, जिसके अंदर स्वेलोइंग की तकलीफ़ आती है। यूजुअली ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। इस समय में हमें ये ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को फीड देते समय या कुछ भी देते समय उसको रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ना हो, उनके लंग्स में इन्फेक्शन ना हो। तो जो भी चीज़ें उनको बताई गई होंगी कि पेशेंट को हमेशा उठाकर बिठाकर खिलाया जाए, या अगर अभी उनको ट्यूब लगी हुई है राइल्स ट्यूब, तो राइल्स ट्यूब से देने का जो तरीका सिखाया गया है उसको प्रॉपरली फॉलोअप करें। और उनको एक बार हॉस्पिटल में ले जाके बीच बीच में दिखाया जाए कि उससे उनका टेस्ट किया जाएगा कि स्वेलोइंग का रिफ्लेक्स उनका कितना रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बेसिस पे उनको दोबारा मुंह से खाने की एडवाइस की जा सकती है जी। और दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिकवरी हो सकती है इस इतने टाइम के बाद? हाँ, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 महीने के बाद रिकवरी आ सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर स्ट्रोक्स में स्पॉन्टेनियस रिकवरी काफ़ी कुछ आती है। हमें कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना हमारा प्राइम टारगेट होता है। जी है, जबलपुर से एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। निशा जी फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सर, हमारे पेशेंट को 2021 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ जी, और उसके 3-4 महीनों बाद सीजर का भी एक हल्का सा अटैक दौरा आया उनको। तो अब वो काफी बेहतर हैं, लेकिन उनके हाथ में थोड़ी सी कमजोरी फील होती है और बोलने में उनको समस्या होती है। तो और आगे ठीक होने की कितनी संभावनाएं? जी, डॉक्टर रोहित भाटिया। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रोक के बाद रिकवरी प्रोग्रेसिवली चलती रहती है। ये जनरली माना जाता है कि हमारी रिकवरी फास्टर फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक रहती है, और उसके बाद ऑल्दो रिकवरी कीप्स ऑन हैपनिंग, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। बट आई थिंक जो आप बता रहे हैं उसमें अभी उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, और अब वो कितने फंक्शनल हैं ये शायद आपकी बात से नहीं समझ में आ रहा। अगर वो अपना हैंड यूज़ कर पा रहे हैं रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए, और अगर उनकी स्पीच काफ़ी हद तक समझ आती है और वो सब कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम इसको अच्छा रिकवरी, बहुत अच्छा रिकवरी मानते हैं। तो आई थिंक अगर आप जो भी वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपना हैंड, जिस पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, और वो अपने स्पीच को प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर पढ़ रहे होंगे, लीड आउट कर रहे होंगे, वोकलाइजेशन कर रहे होंगे, जो भी प्रैक्टिस वो करते हैं उसको प्लीज़ बंद मत करिए, बिकॉज ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है और इसको इंटरप्ट नहीं करना है। हमें ये मान के करना है कि हम एक जनरल लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करते हैं, तो अब इनके केस में क्योंकि जो साइड वीक है या स्पीच है, वी शुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एंड वो ही विल कंटिन्यू टू गेट बेटर। जी, क्योंकि मेहनत करते रहने से ही उसका परिणाम निकलेगा। डॉक्टर रोहित, आलोक सिंह जी का एक ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर में चक्कर आता है और उसके बाद बेहोश होकर गिर जाते हैं और फिर थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये डायबिटिक है और साथ ही ब्लड प्रेशर भी इनको रहता है। इन्होंने न्यूरो के एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया है और कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया है, लेकिन समस्या क्या है इसका कारण सामने नहीं आ रहा। योग और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, क्या स्थिति को बेहतर किया जा सकता है? सो आई थिंक ये अच्छा सवाल है, बिकॉज अब चक्कर का जहाँ तक सिम्टम है, ये बहुत ही मतलब जो एज अ वर्ड है ये बहुत ही हेट्रोजेनस है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स को क्लब करके लोग उसको चक्कर रूप से बोल देते हैं। अगर आप चक्कर देखें तो सिर्फ सिर का घुमेर होना या माइल्ड डिजीनेस होने को भी लोग चक्कर बोलते हैं। एक्चुअली अगर सब कुछ रोटेट कर रहा है, जिसको हम लोग वर्टिको बोलते हैं प्रॉपर, उसको भी लोग चक्कर बोलते हैं। और इनके मामले में बेहोशी भी हो रही है। हाँ, सो नॉर्मली अगर आपको चक्कर आके बेहोशी हो रही है और आपकी रिकवरी प्रॉम्प्ट है, जैसे विद इन फ्यू सेकेंड्स आप रिकवर कर जाते हैं और आपको कोई भी उसके बाद कंफ्यूजनल बिहेवियर या प्रोलॉन्ग्ड कंफ्यूजनल स्टेट नहीं रहता है, तो ऐसे चक्कर और बेहोशी को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेंटिंग अटैक इन सिंपल टर्म्स, और सिंकोपल अटैक्स। सिंकोपल अटैक्स जनरली आप अगर डायबिटिक हैं तो वो लो ब्लड शुगर की वजह से भी हो सकता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स बोलते हैं, या फिर वो इसलिए भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप कोई मेडिसिन पे हैं और आप अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं या सिटिंग से स्टैंडिंग कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा डिसरेगुलेट हो रहा है, नीचे जाता है, उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है। और थर्ड,
चीज़ होती है कि आपका कार्डियक फंक्शन और उसका रिदम, मतलब उसकी नॉर्मल रिदम, उसकी नॉर्मल पल्स का बिहेवियर, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। बहुत कारण हो सकते हैं, तो आई थिंक आप ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में हैं कि आपने न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया है कि ये कहीं मेरे को मिर्गी का अटैक तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये डर हो जाता है कि कहीं ये सीजर तो नहीं है, बट जो आपकी रिकवरी आप बता रहे हैं बहुत प्रॉम्प्ट है, तो बहुत अनलाइकली है कि आपको सीजर है। ये मोस्ट लाइकली आपको सिंकोपल अटैक हो सकता है या हाइपोग्लाइसीमिक टेंडेंसी हो सकती है। तो आई थिंक आप ऑलरेडी राइट लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं एंड ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शंकर, बहुत संक्षिप्त में जिनकी सर्जरी हुई है स्ट्रोक के लिए, रिकवरी कितनी है और सर्जरी के बाद फॉलोअप्स की आवश्यकता और साथ ही प्रिकॉशंस किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, सर्जरी अगेन सेम थिंग, जितना जल्दी पेशेंट मेरे पास आता है सर्जरी के लिए उतना अच्छा आउटकम होता है। वैसे तो मल्टीफैक्टोरियल होता है ये, जैसे पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, वो बहुत जल्दी मेरे पास आ गया तो उसका आउटकम डेफिनेटली बेटर होगा। सर्जरी से बहुत लोग घबराते हैं न्यूरो सर्जरी का नाम सुन के, तो अगर बात की जाए लाइफ वर्सेस रिस्क ऑफ सर्जरी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर से मैं वही बात कहूँगा, रिस्क बेनिफिट रेशियो। अगर मेरी बात सुन के अगर पेशेंट घबरा जाता है और सर्जरी नहीं कराता तो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए एंड इन ओवरऑल सोसाइटी के लिए खराब है जी। तो पेशेंट एंड रिलेटिव्स को समझना ये है कि इस कंडीशन में अगर सर्जरी नहीं किया तो लाइफ रिस्क तो है ही है, और समझ लीजिए सोचते हुए टाइम निकाल दी तो जो मॉर्बिडिटी इंक्रीज होगी वो लाइफ लॉन्ग रहती है। पेशेंट की डिपेंडेंसी ऑन द फैमिली इंक्रीसेस। तो इसीलिए जैसे ही एक न्यूरोसर्जन आपको बताता है कि इसमें सर्जरी चाहिए और आपको ऑप्शंस देता है, जैसे अब तो काफ़ी कंडीशंस में 2 ऑप्शंस आ गए हैं, एक तो ओपन सर्जरी और एक न्यूरो इंटरवेंशन। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, ठीक है। तो ये एक बार रिलेटिव एंड पेशेंट समझ ले और क्विक डिसीजन ले तो पेशेंट एंड फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेशेंट का जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अच्छा रहता है और धीरे धीरे करके, जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसलिए अगर सर्जरी के लिए कहा गया है तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। डॉक्टर रोहित, एक महत्वपूर्ण बात, जिस समय स्ट्रोक आया किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत से लोग हैं जो ऐसे मामलों में एस्पिरिन ले लेते हैं, एस्पिरिन ली जाए या नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन कितनी आवश्यक है कि एक स्ट्रोक इक्विप्ड हॉस्पिटल में रोगी को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके? इम्पॉर्टेंट सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई थिंक अगर आपको स्ट्रोक के लक्षण हैं तो प्लीज़ एस्पिरिन आप डायरेक्टली नहीं दीजिए, बिकॉज आपको अगर ब्रेन हैमरेज है तो एस्पिरिन उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा। तो इन सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने पहचाना स्ट्रोक, आई थिंक वही इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, और इमीडिएटली नियरेस्ट प्रॉपर हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट सीटी स्कैन करने की और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी की, ताकि वो क्विकली डिसीजन ले कि आपको किस टाइप का स्ट्रोक है और आपको कैसे इमीडिएटली ट्रीट करना है। जनरली माना जाता है कि अगर आप 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और आपके ब्रेन का सीटी हुआ और उसमें हैमरेज नहीं है और आपको क्वेश्चंस पूछने के बाद कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो हम लोग एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जिससे पोटेंशियली ये माना जाता है कि अगर आपकी ब्रेन की नली में क्लॉट है तो उसको ओपन कर देगा वो ड्रग। कुछ हद तक 25-30% चांस है कि वो ओपन हो जाएगी। आज बहुत एडवांसमेंट है स्ट्रोक में। अगर आप एक बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी है जिसको हम लोग एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें अगर आपकी बड़ी नली ब्रेन में ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से एक लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो एक ट्यूब के रास्ते, जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, उसके रास्ते आपके को पाइप के जरिए ऊपर लेके जाके क्लॉट को पुल करके बाहर निकाला जा सकता है, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए। उससे ब्रेन की जो सप्लाई है वो आप एकदम से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो जितना ब्रेन अभी डैमेज हो रहा है इन द प्रोसेस कि उसको ब्लड एडिक्वेट नहीं मिल रहा है,
वो ब्लड सप्लाई होने की वजह से रिकवर करेगा, ताकि आपका थोड़ा ब्रेन डैमेज होगा और जितना ब्रेन ज़्यादा डैमेज होने से बचेगा, आपकी रिकवरी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। जी, तो समय का महत्व जीवन के लिए भी है और जीवन की हर परिस्थिति के लिए भी। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो स्ट्रोक के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द हाजिर होते हैं। Welcome to Rapid Fire. बच्चों को Only single line सर्टिफिकेट मिले तो analysis. कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्ट्रोक के कारण, इलाज और इसके बचाव के बारे में हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ, डॉक्टर रोहित भाटिया, डॉक्टर KB शंकर, डॉक्टर राजीव अग्रवाल। और अब समय है कुछ और जानकारी लेने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रोहित आपसे कि स्ट्रोक का खतरा सिर्फ उन्हें होता है जिनके परिवार में किसी को स्ट्रोक रहा हो, जो मोटे हों या वृद्ध हों? ये खतरा बढ़ाता है, बट स्ट्रोक का खतरा किसी को भी हो सकता है, खासकर जिनको ये हमने जो रिस्क फैक्टर डिस्कस करे वो। जी डॉक्टर शंकर, हेमरेज या जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, वो सबसे आम होने वाली अवस्था है स्ट्रोक में? नहीं, इश्केमिक स्ट्रोक सबसे आम कंडीशन होता है स्ट्रोक का। उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ही होता है हेमरेजिक स्ट्रोक का। जी डॉक्टर राजीव, यदि सुन्नपन या लक्षण सिर्फ चेहरे पर है तो ये स्ट्रोक नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोगों को लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनपना या कमजोरी ये लक्षण है स्ट्रोक के। जी डॉक्टर रोहित, एक ईमेल भी था, सीमा जी थी, वो ये जानना चाह रही थी, हम रैपिड फायर में शामिल कर लेते हैं, कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो ठीक हो, डायस्टोलिक की रेंज गड़बड़ा रही हो, तो क्या इससे भी स्ट्रोक की संभावना हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल करना जरूरी है, तो आप उतना ही सीरियसली लीजिए इसको। जी डॉक्टर शंकर, क्या एक व्यक्ति को इस्केमिक और हेमरेज एक साथ हो सकता है? इश्केमिक स्ट्रोक के मे बी लेट स्टेजेस में, जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए वॉल वेसल वॉल का, तो उसमें हेमरेजिक कंपोनेंट आ सकता है। राइट डॉक्टर राजीव, क्या रिहैबिलिटेशन का अर्थ है सिर्फ व्यायाम या एक्सरसाइजेस करवाना रोगी को? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर व्यायाम, एक्सरसाइज के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर उनका बैलेंस ट्रेनिंग, उनके चलने का तरीका, उनका साइकोलॉजिकल उनको मोटिवेट करना, उनको पार्टिसिपेशन कराना, वोकेशनल उनको ट्रेन करना। तो रिहैबिलिटेशन एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, खाली व्यायाम एक्सरसाइज नहीं। और इन सबसे बढ़कर उसको सामान्य जीवन की क्रियाएं करने के लिए वापस लाना। डॉक्टर रोहित, इनमें से क्या स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन यानी हृदय गति का असामान्य होना, सिकल सेल डिजीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम? तीनों ही इंपॉर्टेंट कारण है। एट्रियल फिब्रिलेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज आमतौर पे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रोक का, और एट्रियल फिब्रिलेशन ज़्यादातर थोड़ा एल्डरली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, बट इंडिया में यंग लोगों को भी है, बिकॉज हमारी कंट्री में वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसको हम लोग रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो यंग लोगों में कॉमन है, तो उनमें एट्रियल फिब्रिलेशन होना बहुत। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तो बात ही चल रही है सुबह से। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, तो ये आपने तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कारण स्ट्रोक के बताए। डॉक्टर शंकर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? किस तरह से सतर्क रहना उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है स्ट्रोक के मामलों में? 2 वाक्य में क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन। पहले आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है उनको पहचानिए अपने लाइफ में और उनको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, बी फास्ट। डॉक्टर राजीव, आपका संदेश कितना महत्व है फिजियोथेरेपी का, और साथ ही जो भी आप कहना चाहें व्यूअर्स के लिए?
फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर लगातार कोशिश करनी होगी। इसके लिए मैं एक जो सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है उससे मैं कहना चाहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्ट्रोक पेशेंट्स को कोशिश नहीं छोड़नी है। फेलियर्स आएंगे, बार बार आएंगे और हर बार उन्हें कोशिश करनी होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर रोहित भाटिया, क्या इस खतरे को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बचाव? आपका संदेश। देखो, मेरा तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम बहुत बड़ी कंट्री है, हमारी बहुत वास्ट पॉपुलेशन है, सब लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल शायद नहीं टाइमली पहुंच पाएंगे, अपनी लिमिटेशंस हैं। तो प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्रोक की प्रिवेंशन करिए। जैसे डॉक्टर शंकर ने भी बोला, जो भी 25 या 30 साल से ऊपर के लोग हैं, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि 25 साल के नीचे को नहीं करना चाहिए, बट अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर बीच में साल में 6 महीने में ज़रूर चेक कराएं, ताकि आपको जल्दी पता चले कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ प्रिवेंट करिए। अगर आप डायबिटिक हैं या डायबिटिक का आपको टेंडेंसी है तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन ही स्ट्रोक के रिस्क को कम करेगा, पॉपुलेशन को कम करेगा, ताकि हमारी पॉपुलेशन हेल्दी हो। We are a country of young people and we want to we want to ensure that they remain healthy because they are the driving force of our country. बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रोहित भाटिया, डॉक्टर KB शंकर, डॉक्टर राजीव अग्रवाल। विस्तार से आपने समझाया है स्ट्रोक के खतरे को और ये भी बताया है कि ऐसी स्थिति में करना क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। अक्सर हमारे जीवन की बात हो या स्वास्थ्य की, समस्या का समाधान खुद समस्या में ही छुपा होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है और साथ ही तैयार भी, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब भी समस्या आती है व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है। इमरजेंसीज के लिए और विशेष तौर पर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, यानी एम्बुलेंस के नंबर्स आपके पास हो, हॉस्पिटल्स की आपको जानकारी हो कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ऐसे में जल्द से जल्द कहाँ पहुँचा जा सकता है, इसकी जानकारी आवश्यक है। और साथ ही आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन शैली में कुछ बदलाव करने हैं जो आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा परिणाम ला सकते हैं। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए टोटल हेल्थ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।